हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। तो जो लोग भी यहाँ पर जैब 2025 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पीपीबी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं जिससे रिपीटेडली एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं उसको यहाँ पर मैं आपको पढ़ाती हूँ। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होता है, बहुत ही लंबा यहाँ पे वीडियो नहीं होता है। आसानी से हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको करके देती हूँ, दूसरा एज अ होमवर्क आपको प्रोवाइड करती हूँ ताकि आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको और एग्जाम में बढ़िया मार्क्स ला सको। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं सबसे पहले जाएं और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको चीजों की टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, हमारा बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कल देख लिया था। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुका है, जाइए और प्लेलिस्ट देखिए और आराम से वहां पर कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व कीजिए। पार्ट 1 में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। क्वेश्चन था मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर एन इंस्टीट्यूशंस टू बी कंसीडर्ड अ बैंक। आपके पास 4 ऑप्शंस थे और कल मैंने आपको इंस्टीट्यूशंस, कौन से इंस्टीट्यूशंस को हम कंसीडर करेंगे एज अ बैंक, उसमें कुछ पॉइंट्स बताए थे। तो इनमें से एक ऐसा पॉइंट है जो उस कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मस्ट प्रोवाइड लोन्स टू ऑल द डिपोजिटर्स विदाउट एक्सेप्शन। ये हमारे कंडीशन में नहीं था, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं और आज हम यहाँ पर बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे। कल हमने बैंकर क्या होता है, बैंकिंग क्या होती है वो देखा था, कस्टमर क्या होता है ये भी देखा था और एक इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप भी देखा था। आज हम बाकी जितने भी रिलेशनशिप्स है जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते भी हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा, यानी कि दूसरा, पहला तो मैंने आपसे कल डेटर एंड क्रेडिटर की कल हमने बात कर ली थी। आज हम बात कर रहे हैं ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी के रिलेशनशिप की, जहां पे ट्रस्टी कौन है? हमारा बैंक है और कस्टमर हमारा पे बेनिफिशियरी है। तो क्या मतलब है इसका, इसको यहां पर समझिए। तो यहां पर देखिए, जो बैंक होता है ना, यहाँ पर ट्रस्टी का काम करता है, यानी कि जो भी हमारे एसेट्स होते हैं, यानी कि कस्टमर बेनिफिशियरी के जो एसेट्स होते हैं उसको मैनेज करता है, उसको होल्ड्स करता है और जो भी उसको मैनेज करने से जो भी बेनिफिट्स आते हैं, जो भी फायदे होते हैं, वो बेनिफिशियरी को वो प्रोवाइड करता है। यानी कि ट्रस्टी मैनेज करने का काम करता है एसेट्स को और बेनिफिशियरी जो है उस एसेट्स का बेनिफिट यानी कि फायदा बेनिफिशियरी को होता है। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझिए, बड़ी आसानी से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, यानी मान लीजिए यहाँ पे राम है। राम अभी काफी छोटे हैं, यानी कि 5 साल के हैं, वो 5 ईयर्स के हैं। एंड इनकी जो दादी है, काफी रिच फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, तो इनकी दादी ने क्या किया, ग्रैंडमदर ने इनके नाम पे 5 लाख सेट असाइड किया। अब क्योंकि ये बहुत छोटे हैं तो ये इस 5 लाख में तो कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो यहां पर ग्रैंडमदर ने क्या किया, इनकी बैंक को एज अ ट्रस्टी यहां पर ये 5 लाख रुपए दिए और बैंक को बोला कि आप इसको मैनेज करो, इसको इस तरीके से इन्वेस्ट करो कि हमको इसमें बेनिफिट्स हो। ठीक है, तो बैंक एज अ ट्रस्टी क्या करेगी, ग्रैंडमदर से, राम के ग्रैंडमदर से उन्होंने एसेट ले लिया, यानी कि जो भी पैसे थे उन्होंने ले लिया। अब उसको केयरफुली मैनेज करना, इन्वेस्ट करना और उससे जो भी बेनिफिट्स हो, अब वो बेनिफिट्स लेकर किसको देंगे, राम को, क्योंकि राम यहाँ पे कौन है, बेनिफिशियरी है। और अभी ये छोटा है तो अभी ये इस पैसे को इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जब राम बड़ा होगा तब बैंक उसको क्या करेगी, जो भी बेनिफिट्स उसके एसेट से मिला होगा वो राम को यहाँ पर प्रोवाइड कर देगी। तो राम बेनिफिशियरी, बैंक हमारा यहाँ पे ट्रस्टी। तो आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बैंक का रोल भी लिखा है एज अ ट्रस्टी, यानी कि जो भी कस्टमर्स वैल्यूएबल सिक्योरिटी, फंड्स, कुछ भी यहाँ पर जो कस्टमर डिपॉजिट कराता है तो बैंक यहाँ पर एक्ट करती है एज अ ट्रस्टी। ठीक है, और वही रिस्पॉन्सिबल होती है उस एसेट्स के लिए। चलिए, दूसरा आपका रिलेशन होता है बेली एंड बेलर का, जिसमें बैंक एज अ बेली होती है और कस्टमर एज अ बेलर होता है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए राम है, राम को अपना गोल्ड सुरक्षित रखना है। अब वो चाहते हैं, उनके पास काफी सारी ज्वेलरी है। आज के डेट में देखेंगे काफी डर होता है, घर में आप ज्वेलरी, पैसे, जो बहुत अमाउंट होते हैं वो सारी चीजें आप नहीं रख सकते, जो वैल्यूएबल बेसिकली चीज होती है, चोरी होने का डर होता है। तो राम ने यहाँ पे क्या किया, राम यहाँ पर बेलर था, यानी कि राम कस्टमर है। तो ये बैंक के पास गया और बैंक को बोला कि मेरे पास ये ज्वेलरी है, आप प्लीज इसको सेफली रख दो,
बैंक यहाँ पर एज अ बेली काम करेगी। तो बैंक क्या करेगी, जितने भी गोल्ड्स एंड ज्वेलरी होगी उसके लिए कस्टमर यानी राम को एक लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। अब उस लॉकर में राम जाकर के अपने सारी ज्वेलरी को रख देगा और जो भी ज्वेलरी के इंचार्ज होते हैं सारी चीजें यहाँ पर राम फुलफिल करेगा। अब बैंक एज अ बैंक इनका काम क्या होगा कि जो भी इन्होंने ज्वेलरी लॉकर में रखा है वो सेफ रहे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बैंक की होती है। तो बैंक यहाँ पर बेली हो जाता है और कस्टमर आपका बेलर हो जाता है। और कस्टमर्स जब भी चाहे, ऐसा नहीं है लॉकर की फैसिलिटी है, जब भी चाहे आप उस पैसे को या आप उस ज्वेलरी को निकाल के ले भी जा सकते हो। तो टेम्पोरली एक तरीके से आप देखेंगे बैंक आपके जो बहुमूल्य चीजें होती है उनकी हिफाजत करती है, तो इसलिए इसको हम बेली बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब आता है एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशनशिप, यानी कि बैंक एज अ एजेंट और कस्टमर एज अ प्रिंसिपल। अब सीधी सी बात है, अब मैं एक चीज यहाँ पर एग्जाम्पल से इसको समझिए कि प्रिंसिपल कस्टमर कैसे होता है। अब मैं हूं, मैं इंडिया छोड़ के वापस जा रही हूँ, मैं कनाडा में शिफ्ट होने जा रही हूँ या मैं लंदन जा रही हूँ। अब मेरे पीछे इंडिया में मेरी कुछ प्रॉपर्टी है, तो मैं चाहती हूँ बैंक को एज अ एजेंट उस प्रॉपर्टी को बेच दे, डील कर ले, ठीक है, और जो भी बेनिफिट्स हो वो मुझे प्रोवाइड कर दे। तो यहाँ पर मेरे बिहाफ पे मैंने क्या किया, यहाँ पर बैंक को एज अ एजेंट यहाँ पर यूज किया। तो बैंक मेरा एजेंट हो गया, जो मेरे बिहाफ पे मेरी जो भी अथॉरिटी, मैंने उनको अथॉरिटी दी कि मेरे जाने के बाद मेरी इंडिया में इस जगह पे प्रॉपर्टी है उसको बेच दीजिए। तो यहाँ पर बैंक एजेंट बन के क्या किया, मेरी चीजों को मेरे बिहाफ पे बेच दिया। तो मैं यहाँ पर क्या हो गई, प्रिंसिपल हो गई, और बैंक यहाँ पर क्या हो गया, एजेंट हो गया। बड़ा सिंपल सा फंडा है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। दूसरा है आपका लेसर एंड लेसी रिलेशनशिप, जहां पे बैंक आपके लेसर होते हैं और कस्टमर आपका लेसी होता है। अब सेम यहाँ पर हम लॉकर डिपॉजिट्स की, यहाँ पर सेफ डिपॉजिट्स जो है हमारे लॉकर की बात करते हैं, जिसमें आपने अपने पैसे या ज्वेलरी या कोई और भी आपकी जो बहुत ही बहुमूल्य चीज हो सकती है, उस एसेट्स को आपने अपने लॉकर में डाला। अब यहाँ पर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ लेसर क्या होती है, तो ये इंश्योर करती है कि प्रॉपर सेफ आपका ज्वेलरी, आपके एसेट्स सेफली रखे हुए हो और यहाँ पर आपकी अच्छी खासी हाई सिक्योरिटी के हिसाब से हमने आपके सामान को रखा हो। तो अब जो भी लॉकर में मैंने सामान रखा, जो भी मेरी बहुमूल्य चीज थी, अगर उसमें कुछ भी गलत होता है, लॉस होता है, तो यहाँ पर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। किसकी, तो मेरे सामान की, मेरे ज्वेलरी की, मेरे एसेट्स की, यहाँ पर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो इनका ध्यान रखेंगे। तो अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो यहाँ पर बैंक पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी लॉस होता है वो पे करता है कस्टमर को। तो यहाँ पर लेसर कौन होता है, बैंक होता है, क्योंकि बैंक के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लेसर। और लेसी कौन हो जाते हैं, यहाँ पर कस्टमर हो जाते हैं, मैं, आप, जो भी कस्टमर अपना लॉकर लेते हैं। क्योंकि आप देखेंगे लॉकर में आप पे भी करते हो, लॉकर फ्री में तो लॉकर की फैसिलिटीज नहीं दी जाती है, उसका आपको पैसा पे करना पड़ता है बैंक को। ठीक है, तो अगर बैंक यहाँ पर आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसे भी आप दे रहे हो और बैंक आपके सामान को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है यहाँ पे, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, यहाँ पे बैंक ही होगा ना। तो ये लेसर और लेसी के बीच का एक रिलेशनशिप होता है जो आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। एक होता है इंडेमनीफायर और एक होता है इंडेमनीफाइड। अब यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है ऑफ इंडेमनिटी। तो अब इसको देखते हैं, इंडेमनीफाइड कौन होता है और इंडेमनीफायर कौन होता है। इंडेमनीफाइड हमारा बैंक होता है और कस्टमर हमारा इंडेमनीफायर होता है। कैसे, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या होता है, इन सारी चीजों को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंडेमनीफायर कस्टमर होता है, तो जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना इंडेमनिटी का, तो इसमें ये लिखा होता है कि अगर कस्टमर से कोई भी रिसिप्ट, कोई भी उन्होंने जो एसेट्स बैंक से लिए हैं, अगर वो लॉस होता है और लॉस होने के बाद उसका मिसयूज होता है, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर की है। तो कस्टमर्स को यहाँ पर पेनल्टी या जो भी बैंक के तरफ से बैंक को पे करना पड़ेगा, ये कस्टमर यहाँ पे पे करेगी, इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। दूसरा, यहाँ पर जो इंडेमनीफाइड है, यानी कि जो हमारे बैंक है, यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बैंक बिल्कुल सेफ है, क्योंकि अगर कोई भी मिसयूज होता है
रिसिप्ट का या ड्राफ्ट का या कोई भी जो प्रॉपर्टी जो बैंक ने कस्टमर्स को दी है, तो यहां पर कस्टमर पे करने वाला है, तो बैंक यहां पर सेफ जोन में चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, एक कस्टमर है जिसने एफडी रिसिप्ट को खो दिया, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट होता है ना, उस रिसिप्ट को खो दिया। अब वो बैंक के पास गया और रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक नया फिक्स डिपॉजिट डुप्लीकेट, नया मतलब बिल्कुल ही नया नहीं बना के देंगे, डुप्लीकेट उसकी कॉपी मुझे दे दो क्योंकि मुझसे गुम हो गया है। तो यहां पर बैंक उनको दे तो देगी, यहां पर रिसिप्ट डुप्लीकेट बनाकर दे देगी, लेकिन बीइंग इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, अगर कोई भी मिसयूज होता है उस एफडी रिसिप्ट का जो इनका गुम हुआ है, तो उसके लिए जो पे करेगा यहाँ पर कस्टमर करेगा। तो बैंक को यहाँ पर राजा की तरह ट्रीट किया जाता है। बैंक को कोई दिक्कत नहीं है, आप ले जाओ, लेकिन अगर कुछ भी गलत होता है तो आप आना, पैसे देके जाना, आप लॉस की भरपाई करोगे, यहाँ पे मैं भरपाई नहीं करूंगा। लेकिन लेसर और लेसी के केस में क्या देखा था आपने, बैंक भरता है क्योंकि सेफ डिपॉजिट लॉकर में आप पैसे जमा करते हो या अपनी ज्वेलरी रखते हो, अगर उसमें गुम होता है, कुछ आपका सिक्योरिटी पर्पज से अगर कोई दिक्कत आती है, तो बैंक वहां पर लेबल होता है चीजों को पे करने के लिए। तो ये जस्ट उसका अपोजिट है। ठीक है, समझ में आया कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है और यहाँ पर कौन लेसर इंडेमनीफायर और कौन इंडेमनीफाइड। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा आता है प्लेजर और प्लेज। ठीक है, अब यहाँ पर प्लेजर बोरोवर है और प्लेज यहाँ पर बैंक है। यहाँ पर आप देखेंगे प्लेज का क्या मतलब होता है, जो भी हमारे मूवेबल एसेट्स होते हैं। तो जो हमारा बोरोवर होता है ना, यहाँ पर अपने मूवेबल एसेट्स जैसे गोल्ड हो गए, आपका कोई शेयर्स है, कोई सामान है, बॉन्ड्स है, ये सब क्या है, मूवेबल एसेट्स है, कार है। ठीक है, ये सब आपके मूवेबल एसेट्स होते हैं जिसके बिहाफ पे आप बैंक से लोन लेते हो, उसको हम बोलते हैं प्लेज। तो यहाँ पर प्लेजर है हमारा बोरोवर और प्लेजी है हमारा बैंक। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्लेजी कौन है, बैंक है, प्लेजर कौन है, कस्टमर है। तो मानिए मैं कस्टमर हूं, मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, मेरे पास पैसे नहीं है, बट मेरे पास मूवेबल एसेट्स हैं, यानी कि मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास कुछ कैश है और मुझे 10 लाख की जरूरत है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मेरा गोल्ड था, अब मैंने इसको एज अ प्लेज किसको दे दिया, बैंक को दे दिया, और मैंने बोला ये रखिए आप मेरी गोल्ड और इस गोल्ड के बिहाफ पे मुझे आप कैश दे दीजिए। तो बैंक ने क्या किया, इस गोल्ड को रख लिया एज अ सिक्योरिटी पर्पस और मुझे यहाँ पर 10 लाख का लोन प्रोवाइड कर दिया। अब जब मैं इस लोन को रीपे कर दूंगी तब ये गोल्ड मुझे वापस दे दिया जाएगा। अगर मैं रीपे नहीं कर पाई तो इस गोल्ड को बैंक क्या करेगी, सेल कर देगी। तो प्लेजी कौन है, यहाँ पे बैंक है, और प्लेजर कौन है, यहाँ पे हमारा बोरोवर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हाइपोथेकेटर एंड हाइपोथेकेट। अब यहां पर आप देखेंगे हाइपोथेकेटर आपका कस्टमर और हाइपोथेकेट बैंक होता है। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे अभी हमने गोल्ड ज्वेलरीज वगैरह की एग्जांपल लिया था, यहां पर मैं कार का एग्जांपल अगेन ले रही हूं। तो हाइपोथेकेट मेरा बैंक है, हाइपोथेकेटर मेरा कस्टमर है, और कस्टमर को कार चाहिए, कार की वैल्यू 7 लाख की है। अब इंस्टेंट उनके पास 7 लाख रुपए तो है नहीं पे करने के लिए, तो ये क्या किए, दौड़ के गए बैंक के पास और बैंक को एज अ कोलेट्रल, एज अ सिक्योरिटी ये कार एज अ कोलेट्रल प्रोवाइड कर दिया और बोला कि मुझे कार खरीदनी है, अब इस कार पे मुझे 7 लाख का लोन आप दे दो। तो बैंक ने क्या किया, एज अ कोलेट्रल इस कार को रख लिया और साथ में यहाँ पर लोन कस्टमर्स को प्रोवाइड कर दिया, यानी जो हमारा हाइपोथेकेटर था उसको यहाँ पर लोन प्रोवाइड कर दिया। अब क्या हुआ, ये गाड़ी मेरी तो है, मैं इस कार को चला रही हूँ, घूम रही हूँ, सब कुछ करूंगी, लेकिन ये कार तब तक मेरा अपना नहीं होगा जब तक मैंने 7 लाख का जो लोन लिया था वो रीपे ना कर दूं बैंक को। और अगर मैंने बैंक को ये रीपे नहीं किया तो बैंक के पास पूरा अधिकार है इस कार को सेल करने का। इसका मतलब होता है ये हाइपोथिकेशन का केस होता है, जिसमें ये कार आप चलाएंगे, घूमेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इसको हाइपोथिकेट कर लिया गया है बैंक के द्वारा, यानी बैंक ने इसको एज अ कोलेट्रल जब्त कर लिया है, पे करो अपना कार छुड़वाओ, नहीं पे कर सकते मैं सेल कर दूंगा। ठीक है, तो इसको हाइपोथिकेटर एंड हाइपोथिकेट का सिनेरियो बोलते हैं। आगे चलते हैं, आगे है मॉर्गेज एंड मॉर्गेजर।
मॉर्गेज में क्या होता है, जो भी हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है उसको हम एज अ सिक्योरिटी के तौर पे बैंक को प्रोवाइड करते हैं ताकि हमको उस पे लोन मिल सके। तो यहाँ पे मॉर्गेजी कौन होता है, हमारा बैंक होता है। जी लगा है, बड़े लोग हैं तो बैंक हो जाएगा। मॉर्गेजर कौन होगा यहाँ पे, जो बोरोवर कस्टमर्स, जो अपने प्रॉपर्टी, लैंड, हाउस यानी कि किसी भी चीज को गिरवी रखता है जो इमूवेबल है। जैसे मुझे होम लोन लेना है, घर खरीदना है, तो मैं यहाँ पर एज अ सिक्योरिटी अपने हाउस को लोन की तरह यहाँ पर बैंक को एज अ कोलेट्रल, एज अ सिक्योरिटी बैंक को दे दूंगी। अब बैंक मुझे इस पर क्या करेगी, पैसे देगी। ठीक है, अब लोन यहाँ पर देगी और ये घर मेरा क्या है, हाउसिंग लोन, देखा ही होगा हाउस लोन होता है। अब हर महीने मुझे इसका ईएमआई पे करना पड़ेगा क्योंकि ये सिक्योरिटी के तौर पे अभी बैंक के पास जब्त है। सेम कार लोन की तरह है कि जब तक मैं इसका ईएमआई नहीं फुलफिल करूंगी, जब तक मैं लोन रिपे नहीं करूंगी, तब तक ये घर बैंक का है। अगर मैंने लोन रिपे नहीं किया और मेरा अकाउंट एनपीए हो गया तो बैंक इसको सीज कर लेगी मेरे घर को और इसको सेल कर देगी। ठीक है, तो इसमें मॉर्गेजी कौन है, हमारा बैंक है, और मॉर्गेजर हमारा कस्टमर और बोरोवर होता है। आगे चलते हैं, अब आता है एडवाइजर और क्लाइंट। तो यहाँ पर बेसिकली एडवाइजर बैंक होता है। आपने देखा होगा कि हम अपने कस्टमर्स को वेल्थ मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर प्रोवाइड करते हैं, डेडिकेटेड मैनेजर्स जो उनकी फाइनेंशियल जो भी उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं, उनके साथ डील करते हैं। यानी कि यहाँ पर एज अ एडवाइजर बैंक क्या करता है, फुल गाइडेंस, सजेशन, सपोर्ट यहाँ पर अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है, जिस भी क्लाइंट या कस्टमर्स को एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एचएनआई कस्टमर्स होते हैं जिनके पास सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी होता है, बट उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपने फाइनेंशियल एसेट्स को मैनेज कर सके। तो यहाँ पर वो एक एडवाइजर यानी कि बैंक को हायर करते हैं, एडवाइजर मैनेजर होता है, उसको हायर करते हैं जो सारे के सारे यहाँ पर डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट्स रिगार्डिंग, सारी चीजों के रिगार्डिंग अपने क्लाइंट या कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। तो ये तो बड़ा बेसिक सा था, एडवाइजर हमारा बैंक और क्लाइंट हमारा कस्टमर होता है। ठीक है, तो ये आपके एडवाइजर और क्लाइंट। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप था, जिसमें हम किसको क्या बोलते हैं वो मैंने आपको बताया। अब उसकी समरी यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड की है, यानी कि ये ट्रांजेक्शन्स है और ये बैंक और कस्टमर है। एक बार वीडियो को पॉज करके गो थ्रू कीजिएगा। जैसे आप देखिए ट्रांजैक्शंस में डिपॉजिट इन द बैंक, डेटर आपका बैंक होता है, क्रेडिटर आपका कस्टमर होता है। लोन फ्रॉम द बैंक, क्रेडिटर आपका बैंक होगा, डेटर आपका कस्टमर होगा। सेफ कस्टडी की बात की गई है, बेली आपका बैंक होगा, बेलर आपका कस्टमर होगा। लॉकर, लेसर आपका बैंक, लेसी आपका कस्टमर। कलेक्शन ऑफ चेक, बैंक आपका एजेंट हो जाएगा और कस्टमर आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। परचेज ऑफ ड्राफ्ट, तो यहाँ पर बैंक डेटर हो जाएगा, अगेन कस्टमर क्रेडिटर हो जाएगा। पे ऑफ अ ड्राफ्ट, तो आप देखेंगे बैंक ट्रस्टी हो जाएगा और बेनिफिशियरी कौन हो जाएगा, हमारा कस्टमर। प्लेज में देखेंगे तो प्लेज में आपका बैंक प्लेजी हो जाएगा और प्लेजर कौन है, आपका कस्टमर। सिमिलरली आगे देखिएगा, सेम मॉर्गेज में क्या होता है, मॉर्गेजी आपका बैंक, मॉर्गेजर कस्टमर। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, एजेंट बैंक है आपकी और प्रिंसिपल कस्टमर है। अभी सेल परचेस करते हो कोई भी सिक्योरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर, तो एजेंट है ये बैंक और प्रिंसिपल आपका कस्टमर। मनी डिपॉजिटेड बट इंस्ट्रक्शंस नॉट गिवन फॉर इट्स डिस्पोजल, ये कौन होते हैं, ट्रस्टीज में होते हैं बैंक और बेनिफिशियरी आपका कस्टमर होता है। आर्टिकल्स लेफ्ट बाय मिस्टेक, अब इसमें जो ट्रस्टी कौन है, हमारा बैंक होगा और बेनिफिशियरी कौन होगा, हमारा कस्टमर होगा। शेयर्स गिवन फॉर द सेल, तो यहाँ पर बैंक हमारा एजेंट हो जाएगा और कस्टमर हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। हाइपोथिकेशन, तो हाइपोथिकेट कौन होता है, हमारा बैंक होता है। हाइपोथिकेटर कौन होता है, यहाँ पर कस्टमर होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैंक कस्टमर रिलेशनशिप है जो आपको याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में से क्वेश्चन आपको आते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करा देती हूँ और एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क है जिसका आप सभी को चैट सेक्शंस में जवाब देने हैं। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इज इनकरेक्ट। तो डिपॉजिट इन द बैंक, जब आप डिपॉजिट कराते हैं बैंक में तो बैंक यहाँ पर डेटर एंड क्रेडिटर कौन होता है, कस्टमर। बिल्कुल ही सही बात है। अब लोन फ्रॉम द बैंक, जब आप लोन लेते हो बैंक से तो बैंक यहाँ पर राजा बनता है, तो बैंक इज द क्रेडिटर एंड कस्टमर यहाँ पर डेटर होता है। कलेक्शन ऑफ चेक की बात करें तो कलेक्शन ऑफ चेक में देखेंगे बैंक इज द प्रिंसिपल एंड द कस्टमर इज द एजेंट। अब ये सही है या गलत ये बताना है। अब बात करेंगे सेफ कस्टडी की, तो सेफ कस्टडी में आप देखेंगे बैंक इज द बेली एंड द कस्टमर इज द बेलर। अब यहां पर सी और डी
अब इसी दोनों में से आपको बताना है कि इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, क्योंकि ए और बी तो बिल्कुल ही करेक्ट है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। देखिए, कलेक्शन ऑफ चेक के केस में ये बैंक जो होगा ना हमारा एजेंट होगा, ठीक है, और जो हमारा कस्टमर होगा वो हमारा प्रिंसिपल होगा। सेफ कस्टडी के केस में एग्जैक्ट करेक्ट है, बैंक हमारा बेली होता है और कस्टमर हमारा यहाँ पर बेलर होता है। तो ये बिल्कुल अपोजिट लिखा था, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और इसके बारे में मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझाया है, तो आप उसको एक बार गो थ्रू कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे आप क्वेश्चन पूछा है, डिमांड ड्राफ्ट फ्रॉम एबीसी बैंक रिक्वेस्टेड बाय ए इज गिवन टू बी. B reaches the bank with the demand draft payable to his account. What is the relationship created between B and the bank? को बताना है डेटर क्रेडिटर, ड्रॉवर ड्रॉई, बेनिफिशियरी एंड ट्रस्टी एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग चैट सेक्शंस में बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को, कमेंट कीजिए, कोई डाउट हो रहा है तो चैट सेक्शन में पूछिए, कोई भी क्वेरी है आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में।